सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, उसका भी बहुत सारा पार्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। बट बस प्रॉब्लम वही है कि वहां पर अभी वो चीजें आपकी शायद अभी तक पहुंचे नहीं है। आप लोग कहाँ तक पहुंच गए एटॉमिक स्ट्रक्चर में? क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया था ये पिछले हाँ, हफ्ते। तो अभी मोस्टली 2 लेक्चर और जाएंगे, बट कोई नहीं, हम लोग पहले पहुंच जाएंगे। और अगर कुछ वहां की चीजें यहाँ रहेंगी तो हम उसको यहाँ पे आपको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर का इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो हाँ, एक और भी चीज, फिजिकल की बुक जिस तरीके से आपने अलग रखी है, कोशिश करिए कि इनऑर्गेनिक की बुक भी आपकी अलग रहे। इसमें आने वाले चैप्टर्स को अलग तरीके से लिखिए, अलग ट्रिक्स होंगी, सब कुछ अलग होगा। तो आज आप कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन ट्राई करिए कि अगर आप सेपरेट नोटबुक इसकी रखें तो अच्छा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मैं एक बार लिख लूं, उसके बाद आप कॉपी करिएगा। देखिए, इस चैप्टर में इतने सब टॉपिक्स हमें करने होंगे। ठीक है, पहला मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ पीटी, मतलब पीरियोडिक टेबल प्लस आफ्बाउ प्रिंसिपल। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसे हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए चीजों को आगे। फिर आपका प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को जनरली हम लोग SE से लिखते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ENC से। इस तरह एटॉमिक रेडियाई को हम AR से लिखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को IE, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को EP। ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बाद मेटालिक नेचर है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी है। ये सारी चीजों को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम वेटेज पॉइंट से बात करें तो ये हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है ये बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पे रिलेट करती है चीजें। ठीक, फिर प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड्स ये जरूरी है। स्क्रीनिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम बेसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, क्योंकि इसको पढ़े बगैर हम आगे कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। फिर एटॉमिक, आयनिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्हें हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्राइमरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करती हैं इनसे, एंड रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो आप कॉपी कर लीजिए इंडेक्स। सर मेरा बहुत ब्लर स्क्रीन है। सबसे पहला पॉइंट पीरियोडिक टेबल के बाद क्या है? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल लिखा है। यस सर। आपको ब्लर दिख रहा है ना बेटा, एक बार रीज्वाइन करके देख लो आप। वही किया सर। बाकी लोगों को क्लियर है कि उन सबको प्रॉब्लम आ रहा है? सर क्लियर है। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर आप बस फर्स्ट वाला एक बार बता देंगे, बाकी आई थिंक आई कैन डिसाइड सर। या हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल प्लस आफ्बाउ प्रिंसिपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, ऑनवर्ड्स। सर वो एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ क्या है? ऑक्साइड्स। ओके सर। सर वो हाइड्रेशन एंड क्या लिखा है? हाइड्रेशन एंड सेलिबिलिटी। ओके सर। Sir, acidic and basic nature of ऑक्साइड्स।
Yes, sir. सबका हो गया complete? Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। आई थिंक अभी सब लोगों को प्रॉपर रीड करते बन रहा होगा। रीडेबल है ना गाइस? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अब हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमें इतनी चीजों के बारे में जानना है। प्राउड्स हाइपोथेसिस, जो बोर्नियस ट्राइड, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, लोदरमेयर्स वॉल्यूम कर्व, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म पीरियोडिक टेबल। और आप नोटिस करें रेड मार्कर से जो मैंने दिखाया हुआ है कि ऊपर का सारा पार्ट एटॉमिक मास पर बेस्ड था, और लास्ट में जो आपको दिख रही दो कैटेगरीज एफ और जी, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। करिए नोट डाउन। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक पीरियोडिक टेबल अरेंज करने के लिए अपनी बुक में या अपनी टेबल के आसपास जहां भी आप पढ़ते हो, आप लोगों ने किया कि नहीं किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर इस सब में से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा? ये टेंशन पहले आ गई। इनमें से जो लास्ट टू है उनकी जरूरत पड़ेगी हमको, लेकिन लास्ट टू को भी सीखने से पहले उनके बारे में आइडिया होना जरूरी है। इनसे कभी कुछ नहीं पूछा जाता। ऑफिशियल एग्जाम में, टेस्ट में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके सर। यह है ना? सबके बारे में दो दो लाइन ही चाहिए। कॉपी हो गया? एक सेकंड सर। Yes, sir. मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखूंगा, मुझे प्रैक्टिस नहीं है इस पे, पर आप सीधा सीधा ही लिखिएगा। बोलिए कहाँ तक हुआ है? Sir, पूरा हो गया. सर आप बोर्ड पे आई थिंक लिख सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। ये नहीं, मैंने जान के किया थोड़ा चेंज के लिए। मुझे कोई बताएगा प्राउड्स हाइपोथेसिस के बारे में? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है हमें? क्यों गाइस, किसी को आइडिया है? सर सारे एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन से बने, सर्टेन इंटीग्रल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और कुछ?
और कोई बता रहा है कुछ? सर मुझे भी यही कहना था। अच्छा, मैं भी यही कहूंगा। किसी और को कुछ कहना है? एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सिंपल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने उनका एक फॉर्मूला दे दिया। किसी का भी आपको एटॉमिक वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द n टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। और ये बात आपको थोड़ी सही भी लगेगी अगर आप थोड़ा सा सोचें किसी भी एलिमेंट के बारे में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लिथियम का किसी को एटॉमिक मास पता है कितना होता है? 7. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, हर एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, राइट। तो लिथियम का एटॉमिक मास अगर 7 है, इसका मतलब लिथियम इज मेड अप ऑफ 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। गाइस समझा आपको? Yes. तो ये Yes, इनका sir. क्या आप n की जगह पे 1 2 3 4 रखते जाइए होल नंबर और आपको एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट पता चलता जाएगा। फिर भी ये चला नहीं कंसेप्ट, बताएगा कोई क्यों? फेलियर का रीजन? क्लोरीन का मास 35.5 सर होता है। सारे हाँ, और कोई? सर सारे होल नंबर नहीं होंगे। हाँ एग्जैक्टली अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है फ्रैक्शनल वैल्यूज। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है Cl। कितना होता है? 35। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर होल नंबर नहीं है। देखिए, फ्रोबेनियस ट्राइड का मतलब, पहले तो ट्राइड का मीनिंग होता है सेट ऑफ 3 एडजेसेंट एलिमेंट लाइक एक्स वाई जेड हमने ले लिया है। और अकॉर्डिंग टू डेबोनियस क्या होता है कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट इज ऑलवेज मीन ऑफ अदर टू। गाइस समझा कि नहीं? यस Yes. सर सर। एडिशन यहाँ पे मतलब एक के ऊपर एक ना, सर बाजू में थोड़ी ना। क्या कह रहे हो? सर एडजेसेंट का यहाँ पे मतलब है ना कि वो एक के ऊपर एक हाँ। स्टैक्ड है। देखो पहले तो एक के ऊपर एक आप बोलो नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं दिया था।
अब पॉइंट समझे, उनके टाइम पर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं था कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना थी उनके पास, यस सर। उन सिर्फ एलिमेंट्स थे जिनको कोई प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं किया गया था। तो उन्होंने ग्रुप बना दिया, बोला कि 3 ग्रुप में से सर बस एडजस्ट है उनका निकाल। इनके हिसाब से उन्होंने वो बाद में 3 एलिमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट कैसे भी सेट हुए वो अलग चीज है, कोई अगर ये सक्सेस मिली होती इस थ्योरी को तो फिर बहुत कुछ होता ना। ओके सर। अब जो इनके एग्जाम्पल सेट हुए क्या, सेट हैं अभी तक, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आप वेरीफाई करोगे। ये जो मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ इनको आप वेरीफाई करके बता दीजिए मुझे। यस सर। बस इसमें एक और खास बात है जो आपको याद रखनी है कि ये एक्स वाई जेड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होना चाहिए। सर अगर हम एवरेज लेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैटर करेगा? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। और मैटर क्यों नहीं कर जाएगा, जब आप एक्स वाई जेड की बात करोगे तो आपके लिए वाई मिडिल में एलिमेंट हो गया ना। यस सर। तो आप अरेंज कैसे कर रहे हो एक्स वाई जेड को, किसी न किसी बेसिस पे तो अरेंज किया होगा आपने एक्स वाई जेड। किसी को अगर आप वाई बोल रहे हो तो कोई रीजन होना चाहिए ना। अब जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम लिखा है, सोडियम लिथियम पोटेशियम लिख देंगे तो थोड़ी ना वैलिड रहेगा। यस सर। तो हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम को किस बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक मास नंबर पे। लिथियम का सबसे कम, पोटेशियम का सबसे ज्यादा। अब आप एवरेज निकालिए, लिथियम और पोटेशियम का सोडियम के इक्विवेलेंट आना चाहिए। गॉट दैट? मैं करके दिखाऊं क्या एक? देखिए, लिथियम 7 और पोटेशियम 39, तो कितना आना चाहिए? बराबर है? यस सर। चलो शुरू हो जाओ।
कर रहे हैं हम लोग सॉल्व? Yes. यस सर। वेरी गुड। सर आपने जो नॉट वैलिड वाला लिखा है वो उन्हीं एलिमेंट्स का है ना जिनका असल में वो एवरेज वाला दिखाते हैं लेकिन सेम ग्रुप में नहीं है। ये एक्चुअली उस टाइम पर नोटिस किए हुए एलिमेंट्स है जहां पर ये वैलिड नहीं हुआ। अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा तो सर फिर अभी ये जो 3 पेयर्स लिखे हैं इसके लिए वैलिड क्यों नहीं है? भैया वो लॉ करेक्ट था ही नहीं तो कहाँ से वैलिड हो जाएगा? ये तो कैसा है कि आप कोई नियम बना दो अपनी तरफ से सोच करके और फिर बोलो कि वो यूनिवर्सल हो जाए, तो नहीं हो सकता ना। आपका ऑब्जर्वेशन 4 या 5 या 10 एलिमेंट्स के लिए हो सकता है, पर जब पीरियोडिक टेबल में तो 100 से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो उन पर कैसे वैलिडिटी आप दिखाओगे? आपके टाइम पे 10 एलिमेंट थे, आपने 10 पे नोटिस कर लिया। अब 100 हो गए तो 100 पे कैसे आप वेरीफाई करोगे? आप पॉइंट समझे कि नहीं समझे? उनके टाइम पर अवेलेबल एलिमेंट्स में उन्होंने नोटिस करके बातों को वेरीफाई कर दिया था, बट बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स और मिल गए, उन पे नहीं लगता वो लॉजिक। ओके सर। ये ट्राइड्स ही बोलते, मतलब ट्राइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत क्लोजनेस है। ऑल दीज आर नोन एज ट्राइड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। सर लास्ट रो में क्या क्या एलिमेंट्स है? पी लिखा है फॉस्फोरस के लिए, एस लिखा है आर्सेन के लिए और एस बी सब पिंक में। अच्छा ओ सॉरी, ओएस आईआरपीटी, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। डन सर। सबका आंसर आ गया भाई? यस सर। चलो एक एक करके जरा वेरीफाई करा दो। मैग्नीशियम के लिए कितना आ रहा है आपका? 24 48/2 24। 24 क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन के लिए 78.25 78 की 79? 79 स्ट्रॉन्शियम के लिए 88.5 और लास्ट वाले के लिए 75.5 75.5। क्लियर है ना सबको? अगेन मैं आप यस सर। हमारे लिए अगर इस पर कहीं क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम ये कि 3 एलिमेंट का सेट गिवन है और आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये लॉ वैलिड है या कहाँ पर इनवैलिड है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर बार यही मीन निकाल करके चेक करना होगा कि मिडिल वाले का मास नंबर मैच कर रहा है कि नहीं उसके एवरेज के साथ। कर रहा है तो वैलिड, नहीं कर रहा है तो इनवैलिड। गॉट दैट? यस सर। चलो थर्ड पर आते हैं। थर्ड लॉ क्या था हमारा?
न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8 notes. 8 notes. 8 इसे किसके साथ रिलेट किया गया है? Music. म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिक के साथ। ठीक है, ये तो सब पढ़ा हुआ है ना आपका। देखिए जरा, if the elements are arranged in the increasing order of the atomic weight, the first element shows similarity with eighth element as in musical notes. सारे गामा पादानी के बाद सा अगेन। अब देख पा रहे हैं मैंने एलिमेंट्स को लिखा हुआ है जो कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मैच करते हैं, पर इसका प्रॉब्लम क्या था, ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पर ही वैलिड है, हैवी एलिमेंट्स पे नहीं चलता। 20 एलिमेंट के बाद ये नहीं काम करता। सर हाँ जी, सर ये सिर्फ 7 एलिमेंट्स हैं। 7 एलिमेंट मतलब 7 वर्टिकल कॉलम्स हैं, सारे गामा पाधानी। और 8th एलिमेंट्स मतलब अगर हम मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो फ्लोरीन के बाद सोडियम आएगा, सोडियम हाँ कम सर, हाँ सर, बिलो लिथियम। हाँ सर, समझ गया।
डन सर. हो गया सबका? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. कॉपी कर रहा है, कर लो फटाक से. सर आपने एक्स एक्सिस के लिए वो क्या लिखा है? 2 मिनट दे दे मुझे, मैं फिर बोलता हूँ. देखिए, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट है ये ग्राफ हमारा. ठीक है, और आपको पता है कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बहुत प्रॉपर डेटा होता है. यस सर. और अगर डेटा हमारे पास है तभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ऐसे में बनने वाला जो ग्राफ होगा वो सही होगा या गलत होगा? सर आपकी स्क्रीन चली गई. सही. स्टार्ट हो गया. कोई नहीं, अभी वापस आ जाएगी. मैं आप जब तक सुनो मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर हम डेटाबेस ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ग्राफ सही होगा. बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. यस सर. तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन और हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो फिर जो भी चीजें हमें मिलने वाली हैं वो बहुत प्रॉपर मिलने वाली हैं. देखिए जरा ग्राफ.
एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ है। मैंने ये जो ग्राफ बनाया है यहाँ पर, ये एक्चुअली जिगजैग होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा हाथ गड़बड़ हुआ आपकी बार। तो ये ग्राफ जो होता है वो होता ही जिगजैग है, और हर एक पोजीशन क्या है कि एलिमेंट की को डिफाइन करती है। इसे पीक बोलते हैं, ये असेंडिंग यानी अपवर्ड, डिसेंडिंग यानी डाउनवर्ड, और ये इसका बॉटम है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम था वो पीक पर प्लेस है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऑनवर्ड। जो डाउनवर्ड्स हमें मिले वो डिसेंडिंग, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऑनवर्ड्स, असेंडिंग यानी अपवर्ड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑनवर्ड्स, और बॉटम पे हमको ये डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम अब बोलते हैं वो हमें मिले। यहाँ सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डेटाबेस है हमारे पास, हमको वॉल्यूम पता है, तभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया होगा। फिर भी ये नहीं चला। कोई बताएगा कि फेलियर का रीजन क्या है? Difficult to remember. बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सिटी। ग्राफ को स्टडी करना भी एक आर्ट है जो हर एक से नहीं हो सकता, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, ये रीजन से ये आउट हो गया। सर, बोलिए। आप समझाइए वॉल्यूम अपॉन वेट का एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया वो ग्राफ। हमने एक्चुअली ग्राफ जो बनाया है वहां पर आपको वॉल्यूम और वेट अगर एक प्रोपोर्शन में बढ़ता तो स्ट्रेट लाइन होता। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि हमको एक जिगजैग ग्राफ मिल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे डाउनवर्ड नीचे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये जिगजैग ग्राफ मिल रहा है हमको, जो पोजीशन बता रहा है कि वॉल्यूम और वेट किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो जो सबसे टॉप पर है उसे हमने पीक बोला है, और उसके बेसिस पे, और एक्चुअली टॉप पे कौन होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। यस सर। कर लीजिए। सर, तो ये जो पैटर्न आया उससे डिराइव क्या किया, ऐसा इंक्रीजिंग पीक वाला पैटर्न से? हमें ये पता चल गया कि हमको अगर पोजीशन लगानी है तो जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो सबसे पहले होना चाहिए। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज आप बता पाए ना। हम कोई भी ग्राफ क्यों बताते हैं, ग्राफ का यूज क्या होता है, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमने जो नोटिस किया और हमें जो मिला, तो हम बता पाए हाँ इसके बाद इसका वॉल्यूम आता है तो इसको इसके नीचे आना चाहिए, या इसको इसके ऊपर आना चाहिए। आप अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो ना, पोजीशन ऐसी है कि नहीं है, मैच करती हैं अभी भी ये पोजीशंस। सर नोबल गैसेस इसके टाइम पे डिस्कवर हो गई थी क्या, लॉथमेयर मेथड तक? मेंडलीफ के टाइम, चलिए ये बताओ, हाँ सर। मेंडलीफ के टाइम पर थी क्या? नहीं सर, मेंडलीफ के टाइम नहीं थी, मेंडलीफ के भी लाइक बाद है। भी नहीं जानते थे ये लोग तो। ओके सर। ये लोग तो इतने गरीब थे, कुछ समझते ही नहीं थे, जो दिमाग में आ रहा था करते जा रहे थे बस। सर अगर लेकिन होती तो वो पीक के ही पास होती ना, हाँ सर हम हाँ, कॉपी ड्रॉ करेंगे तो। तो वॉल्यूम के हिसाब से होगा। इसमें क्वेश्चंस आपके लिए जो बनते हैं, बस आपसे पोजीशन पूछ सकते हैं कि कौन असेंडिंग पर प्लेस्ड है, कौन डिसेंडिंग पर प्लेस्ड है, वो भी टेस्ट के लेवल तक। कॉपी हो गया है? Yes. यस सर। अब आते हैं फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल जहां से इंट्रोड्यूस हुई, यानी मेंडलीव्स पर। मेंडलीव ने बाकायदे इसके लिए लॉ भी दिया, पता है ना आपको क्या था? मेंडलीव Periodic. The Periodic physical properties and of chemical per property, element is a periodic function of their atomic masses. कोई और बताएगा कुछ? सर स्क्रीन चला गया। यही तो, वापस आ जाएगा जब तक मुझे आप बताओ।
लॉ बता रहे थे आप लोग मुझे। Yes, the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic masses. ऐसे करके उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के इससे अरेंज किया था और तभी खाली 6 पीरियड्स और 7 कॉलम्स 8 rows. हाँ सॉरी वो याद नहीं होगा अच्छे से। मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछना है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाना ही क्यों चाह रहे थे? ताकि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड हो। यस सर। बट हमने अभी तक जो भी किया था या टेबल नहीं था। मेंडलीव से पहले जिन लोगों ने भी काम किया उनमें से क्या किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाई? नो सर। यस सर, कोशिश की बट नहीं बनी। कोशिश क्या, कहीं पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन तक नहीं आया, टर्म भी नहीं आया। इसलिए वो मेंडलीव के वक्त तक 60 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे और खाली मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करने से कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये जो लॉ दिया ना यही सबसे काम का था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या था आगे बोलिए? A periodic function of their atomic masses. पीरियोडिक फंक्शन राइट। तो पहली बार ये आइडिया आया कि हमको प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। इससे पहले तो हमने केवल मास के बेसिस पे इधर अरेंज किया उधर अरेंज किया, पर हमने किसी पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन ही नहीं किया था। राइट, इन्होंने ही सबसे पहले अरेंजमेंट किया ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में। हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई जिन्हें क्या बोला गया? Periods. पीरियड्स। नंबर कितना था? 7. जो अभी तक मेंटेन है। वर्टिकल कॉलम्स बने, Groups. ग्रुप्स। क्या नंबर था? 8. Sir, 2 8. 2 8। सर आई मीन 8। सर मैं कह रहा हूँ कि वो 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, ए एंड बी। 8 groups which classify into A and B। तो सबको क्लासिफाई किया था? नहीं सर। एक्सेप्ट 8। 8 को क्लासिफाई नहीं किया था, 1 to 7 को क्लासिफाई किया था। पता है कि नहीं पता हमें ये बात? Yes sir. यस सर। इन्हें ही ग्रुप्स बोला गया था। कर लीजिए कॉपी। देखिए इसके बाद आया मॉडर्न मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, जहां पर सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये था
कि मास नंबर एटॉमिक वेट की जगह पर हम लेकर के आ गए थे एटॉमिक नंबर्स को। और यहाँ पे ग्रुप और पीरियड का नंबर चेंज हुआ था। कितने ग्रुप्स हो गए थे? 18 18। और पीरियड 7 7 7। हो गया? Yes, sir. अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था, पर मैं फिर भी उसके बगैर आपको बताता हूँ और थोड़ा ट्राई करूंगा कि आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है? AUFBA आफबाउ नाम सुना है आपने? यस सर। यस क्या होता है? सर, जर्मन वर्ड है क्या मीनिंग होता है? सर, बिल्डिंग। हाँ, बिल्डअप मतलब है इसका। आप इसे अभी कॉपी ना करें। मैंने लिखा इंक्रीज एनर्जी इन सबशेल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 10th में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था? यस सर। यस कैसे? सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 1 हाँ, 2 1 2,1। तो आपने 2,1 वाला ही पढ़ा है। हाँ सर। Yes, sir. अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरने की बात करता है। सबशेल्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ लिया? Yes, sir. हाँ कि ना? 4 सबशेल्स SPDF। Yes, यस sir. सर। यस Yes. यस सर। जरा थोड़ा इनके बारे में भी मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। S, P, D और F। अब जरा इसमें हम मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए कितने होते हैं? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14।
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैंने कहा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना होता है, तो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एनर्जी हमारी जो होती है वो n+l डिफाइन करती है। n और l हमें पता है, क्वांटम नंबर्स आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। यस। n क्या होता है पता है किसी को? प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों के बेसिस पे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और उस एनर्जी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। आपको अभी सब चीजें बहुत अजीब सी लग रही होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैं इन सब चीजों को पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, जितना आपको समझेगा समझेगा, नहीं तो बाद में मैं इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे सबशेल्स होते हैं, आपने देखा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पी में 6 से ज्यादा नहीं होते। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ कुछ, उसे आप ध्यान से देखें, बाद में कॉपी करेंगे, हम आपको टाइम दे देंगे। आपने कुछ नोटिस किया मेरे लिखने के तरीके में? यस सर। मैंने 1s लिखा, 2s लिखा, 3s 4s लिखा, 2 के पैरेलल 2 आया लेकिन p का, और d आया 3 पे। आपने नोटिस किया इस चीज को? यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पैटर्न इसको याद रखना है ये बनाते समय। इसके आगे ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, 4s के नीचे 5s 6s 7s आएगा, 4p के नीचे 5p 6p 7p आएगा, 4d के नीचे 5d 6d 7d आएगा, ये आने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखते हैं। सर वापस रिपीट करेंगे, मेरा वॉइस नहीं, कट गया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल से वो चीज होने जा रही है, प्लीज सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपने देखा मैंने पहले एक एक लाइन कट की, यस सर। के बाद और भी कनेक्ट किया फिर। ये आगे और जाएगा, यहाँ पे 5s आएगा, उसको कट करता जाएगा। अब ये सब मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको, एक बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि आप इसे फॉलो करो, क्योंकि इसे फॉलो करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत आते हैं। कंसेप्ट है तो आपको जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, बट करेंगे तो अपन से बाद में जुगाड़ चाहिए। ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस आप देख लीजिए, बनाते समय आपको क्या करना है, एक बार कट करना है, फिर एक बार एम्प्टी लाइन जाती है। देखो, एक नंबर को हमने कट किया, फिर यहाँ से एम्प्टी चले गए खाली, फिर इसको कट किया, फिर एम्प्टी वापस चले गए, फिर इसको कट किया, फिर एम्प्टी वापस चले गए, फिर इसको कट किया, फिर एम्प्टी वापस चले गए, यानी अल्टरनेट कट रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये बात गाइज? यस सर। पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। देखो, कम से कम एक हफ्ते आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, अच्छे से समझ लीजिए। ये पैटर्न आपको एक वीक तो यूज करना ही पड़ता है, बाद में फिर धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं, दूसरे तरीके भी आ जाएंगे। ठीक है, ये फिर खाली जाएगा, फिर कट करेगा, ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड चलता रहेगा। अब आप पहले इसे कॉपी करो, फिर मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। अभी हमने कुछ भी नहीं सिखाया है, किसी का छूट गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब जो बताने वाले हैं वही सबसे काम का है। प्लीज कॉपी करिए।
कॉपी हो गया? सर 1 मिनट। करिए करिए। सर डन। सबका हो गया? यस सर। यस सर। चल, ये जो आपको ऑर्डर दिख रहा है ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1s सबसे लोवेस्ट एनर्जी का होता है और नीचे जैसे जैसे आप आ रहे एनर्जी बढ़ रही है। हम इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर याद है। आप लोग ने एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं सीखा है कि नहीं गाइस? यस सर। 0 to n-1। मैंने यस सर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताओ। जैसे एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 हाँ 0। और पी के लिए 1 ये हमारा, डी के लिए 2 ठीक है। अब जरा जैसे मैंने 1s लिखा है, आपसे मैं पूछूं कि 1s और 2s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, n+l अप्लाई करना है। इसके लिए n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0। इसके लिए n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0। किसका n+l ज्यादा हुआ? 2s। 2s। तो इसका मतलब पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा? 1s में। 1 2s में देखो ऐसा है कि नहीं यहाँ पे? 1s के बाद 2s यस सर। ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें एक और भी चीज आपको बता देते हैं। एक जगह पे प्रॉब्लम आती है, उसको जरा जरूर नोटिस कर लें। यहाँ पे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 4s और 3d, इसमें बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3D। इक्वल। और इक्वल तो हो नहीं सकती। सर 4s सॉरी 3D। तो 3d कैसे है? तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना होगा? 4s में। फिर किस में आएगा? 3d में। ठीक है। अब अगर कभी केस ऐसा हो जाए कि दोनों की एनर्जी इक्वल आ जाए, किस केस में आ सकती है एनर्जी इक्वल? 4s 3p। सॉरी 3B और 4s 4S और में। 3p। सपोज कर लेते हैं 5s और 3d लिख देते हैं यहीं पे। अब बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है? 5S की। 5s। कैसे? n की वैल्यू ज्यादा वाले को लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर केस कभी ऐसा हो जाए कि n+l सेम आ रहा है, तो ऐसे में आपको किसे देखना होता है? n को। n को देखना होता है। बिल्कुल सही है। तो मैटर कर जाता है n। फिर वही है, ये सब बहुत बेसिक चीजें, इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। अब मैं आता हूँ सीधे एप्लीकेशन पे, जिससे हमारी पीरियोडिक टेबल चलेगी। मैंने पेज फॉरवर्ड किया, आपके पास वो टेबल खुली रहनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा।
प्लीज आप सब लोग अपनी टेबल खोल के रखिए और थोड़ा ध्यान से देखिए उसे। सबसे पहले क्या आता है, 1s आता है टेबल के हिसाब से गाइस, Yes. 1s। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 2। 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है, आता है ना। Yes. यस सर। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो सकते हैं, पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 3 तो 2 तो भर गया, ये कितने बचे, 1। हो गया। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। इज इट क्लियर। Yes. यस सर। चलो फ्लोरीन करते हैं, फिर 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s2, 1s के बाद क्या आएगा, 2s, 2s2 2s2, 2s के बाद क्या आएगा, 2p 2p p में 6। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, 5 टोटल 9, 5, 2p5, ये हमारा हो गया। इज इट क्लियर। एक्सक्यूज मी Yes, सर। यस सर। सर आई एम वेरी सॉरी, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप एक बार बता देंगे। सानवी अगर ऐसी होगी तो नहीं होगा टॉपिक। मैंने कहा जो टेबल बनाई है मैंने, उस टेबल को आपने पहले बनाया है कि नहीं बनाया, ये बताइए। यस सर। तो टेबल में सबसे पहले 1s आता है, यस सर। 1s लिखा, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 लिख दिए। 1s के बाद 2s आता है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, यूज हो गए, तो कितने बचे, एक सर। तो हमने 2s1 लिख दिया है यहाँ, ये हो गया। अब फ्लोरीन देखिए, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 1s2 2s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। यस 2s 2p आता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, 5, तो 2p5 क्लोज। जितना भी एटॉमिक नंबर है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ टॉप पर आने चाहिए। सर, ये सबशेल का ऑर्डर वो जो हमने कैंसिल की लाइंस वैसे है क्या? हाँ जी वही है। ओके सर। चलो क्लोरीन करना है, स्टार्ट विद 1s2, देन 2s2, देन 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। 2p Yes. के बाद क्या आता है, 3s 3s 3s2 हो गया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास, 5. 5। देखो ये हो गया। इज इट क्लियर, यस सर। कर पाएंगे हम लोग आगे। आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, मैं दूं। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब एक और भी चीज यहाँ समझ लीजिए, ये जो नीचे 1 है, ये आपको ये बताता है ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल, ये दोनों 2 वाले हैं, ये सेकंड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो यस सर। शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Last shell. शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब जरा चेक करें लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1. 1 1 आंखें खोल के देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितने दिख रहे हैं, एक ही तो है सर लिथियम में। 5 भाई फ्लोरीन पूछ रहे हैं, 7 7, 7 क्लोरीन में 7 दोनों में 7 7 है, इसीलिए दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिए फ्लोरीन क्लोरीन है कि नहीं सेम ग्रुप के मेंबर। यस यस सर। ठीक है, तो अब मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, आप सबको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और कोई भी आंसर बताएगा नहीं। ठीक है, आप अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे 3s2 3p5 है, 2s2 2p5 है, ऐसा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। क्लियर है। यस सर। आप कॉपी करें और शुरू हो जाएं। सर मतलब सिर्फ आउटर शेल टेक्स्ट करना है ना? हाँ, आप पूरा कहाँ लिख पाओगे इतना सारा, ओके सर। उतने से मैं समझ लूंगा कि हाँ स्टार्टिंग आपका सही होगा।
एटॉमिक नंबर मैं लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप रेफर भी कर सकते हैं। सर सर हाँ बोलिए। सर बट अगर हम इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है उन्हें तो लिखने में टाइम लग जाएगा, बताया जगह जाएगा। भी। अभी तो आप सीख रहे हो इसलिए आपको छोटे छोटे लिखवा रहे हैं, वो भी करेंगे। यस सर। सर तो उसमें हम रिलेटिव ले सकते हैं। लिखेंगे, बिल्कुल रिलेटिव लेंगे। आप उसको छोड़ दीजिए, अभी इसको आप करिए पहले। यस सर।
हो गया सबका भाई यस सर देगा। आंसर? लेकिन सब लोग नहीं भेज रहे, बहुत कम लोगों के आंसर्स आए हैं मेरे पास। बाकी के लोग, जानवी तेरे आंसर किधर है भाई? सर है मेरे आंसर। कहाँ है? सर चैट पे भेजते हैं। किसके चैट पे भेजे भाई? तो मुझे समझ नहीं रहा सर, आप क्या कह रहे हो? किसके चैट पर भेज दिए? सर मैंने चैट पे भेजे ही नहीं। तो कहाँ है? सर नोटबुक में। अरे नालायक, सब लोग आंसर भेज रहे हैं, तेरे आंसर नहीं आए अभी तक, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर मैं अभी टाइप करूं? अरे यार, तू इतना स्लो करोगे अगले साल आएगा फिर तो रिजल्ट तुम्हारा। सर आप एक बार फोन नंबर बताएंगे क्या? फोन नंबर बताएं? फोन कि नंबर क्या? कैसे भेजेंगे? अरे नालायकों, चैट चैट, ये वाला जूम वाला चैट। सर इतना बड़ा कैसे भेजेंगे इतना टाइप करके? ये भगवान, मैंने बोला था लास्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख करके भेजने हैं, एलिमेंट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर बैलेंस चलो बोर्ड ओ बोर्ड सर ओके। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं ये देखो। मैं भी वैलेंस ही लिख रहा हूँ, चेक करके बताओ मैच कर रहा है कि नहीं। गाइस देखो मैच कर रहा है कि नहीं फर्स्ट कॉलम ये। हाँ हाँ सर, सर, मैच कर रहा है। नोटबुक में तो पूरा लिखना था ना, लेकिन और क्या, तुमने पूरा ही लिखना है। अब ये बताओ मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, कर रहा है। यस हाँ सर। सर। यस सर। ये मैच कर रहा है, यस सर। वेरी गुड। ये मैच कर रहा है, ये यस मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, सबका मैच कर रहा है। हाँ सर। सर थोड़े थोड़े में नहीं हो रहा। सर Fe का 4s2 फिर 3d6 नहीं होगा क्या? चलेगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वो हम आपको रीजन दे देंगे, पर आप वैसे भी लिखोगे तो चलेगा। सर वही डाउट था सर, बहुत सारे एलिमेंट्स में वो है। वो केवल राइट साइड में हुआ, लेफ्ट में नहीं हुआ होगा। सर कैल्शियम। कैल्शियम में कैसे हो सकता है? कैल्शियम तो 4s2 बराबर आ रहा है। हाँ सॉरी सर, ठीक है। मानसी क्या हुआ? सर वो जैसे आपने बोला था कि वैलेंस शेल भेजने में, तो जैसे सोडियम का तो वैलेंस शेल 3s1 हुआ ना? हाँ बेटा, मैंने लिख दिया, अच्छा नहीं लग रहा था सिंगल डिजिट लिखना, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके सर, न्यू मैंने सिर्फ 3s1 भेजा था इसलिए। खड़ा करवा देंगे। बाकी सब मैच कर रहा है। यस सर। आप लोगों को एक चीज सर Fe का मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने लास्ट में 3p6 और 4s3 लिखा। ये एस में 3 इलेक्ट्रॉन कब से आने लगे? कब से आने लगे ये मुझे नहीं पता। ओ सॉरी सर। ये कुछ नया रूल आया है कोई क्या? सॉरी सर। करो करेक्शंस। हाँ तो अभी मैं बोलूं? क्यों गाइस, हो गया? मैं बोलूं कुछ? हाँ सर। मैं ये कह, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आपको जो है स्टार्ट से ही करना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख पाओगे। आउटर मोस्ट डायरेक्ट तो नहीं लिख पाओगे ना, कि पॉसिबल है? नो सर। नो सर। तो इसके लिए आपको ऑलवेज स्टार्ट करना पड़ेगा 1s2 से। तो ऐसे केसेस में मैंने कैसे लिख दिया होगा? सर हाँ, सर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम नोबल गैसेस का या फिर किसी नोबल गैसेस, क्योंकि ज्यादा इजी है इसलिए सिर्फ उसका याद रख लें वही फिर करेंगे। बेसिस। अभी तो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, बाद में तो वैसे ही सब कुछ करना है।
बाद में सब लोग वैसे ही करने वाले हैं। चलो अब मैं कुछ और बताता हूँ इसके बारे में। अभी तो पीरियोडिक टेबल भी बनानी है अपने को। आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है कि नहीं राइट नाउ आसपास कहीं? यस सर है। यस सर। है ना? ठीक है। अब आप जरा पहले कॉपर का और फिर क्रोमियम का लिखिए फटाफट से। स्टार्ट करिए लिखना। सर इस बार भी वैलेंस शेल ही भेजना है ना? हाँ आप मत भेजिए लेकिन लिख लीजिए, हम पूछ लेंगे। आप लोगों के भेजने के चक्कर में 2-2 साल लग जाते हैं आंसर आने में। तो इसका भी लिखे क्या? मतलब जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ओ फिर से अभी अभी ज्वाइन किया क्या तुमने? हाँ सर, वो थोड़ा कट हो रहा है। यार हद है। हाँ लिखो कॉन्फ़िगरेशन। तुम तो हर बार ना ऐसे ही करोगे तो हो गया फिर तो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर कॉपर का 29 होता है कि 30 होता है? यस सर 29 होता है सर कॉपर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट्स 29 ओनली। सर हो गया। ठंड रखो। गुड अर्नव। हो गया भाई? यस 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 सर। जानवी यस सर। चलो बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया तुम्हारा? तो 1:2 2p6 3:3p6 4:3d9। क्या कॉपर का क्या है तुम्हारा? सर 1:2 2p6 3:3p6 4:3d9। ऐसा आया? यही आया ना? यस सर। अब जरा सब लोग ध्यान से देखें। ऐसा कैसे हो सकता है कि थर्ड शेल भरे बगैर फोर्थ शेल भर जाए? इज इट पॉसिबल? बोलिए। क्यों गाइस? हो सकता है क्या? नो सर। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर समझ गए। यस सर। पहली सर बात। तो 3D10 4s1। अब आगे ये जो मैं लिख रहा हूँ उसे पढ़ पा रहे हैं? यस यस सर।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब इधर हाफ फील्ड और फुल फील्ड, मतलब या तो NS1 हो या तो NS2 हो, इस तरह, या तो NP3 हो या तो NP6 हो या तो ND5 हो या तो ND10 हो। F तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए। ये हमारी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ आपको आउट ऑफ केमिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स। सबको ऐसा लगता है? यस सर। नहीं लगता तो लगना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कॉपर रिएक्टिव है या इनर्ट? सर इनर्ट। इनर्ट। अच्छे से सोच के बोलो। रिएक्टिव है शायद, क्योंकि लाइक जब पिकल रखते तो वो खराब कर देता। देखो, अगर कॉपर रिएक्टिव होता तो मैं आपको कुछ चीजों का एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में वायरिंग में कॉपर यूज हुआ है ना? यस सर। अगर कॉपर रिएक्टिव होता तो अब तक कंज्यूम हो जाता। आपने कभी सुना आपके घर के वायर कंज्यूम हो गए? नहीं सर। कॉपर रिएक्टिव नहीं है। बट अब जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख करके क्या लग रहा है? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं सर। नहीं, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा है कि ये से रिएक्टिव होना चाहिए, बट कॉपर बाय नेचर कैसा है? स्टेबल है कि नहीं? यस। गाइस आप आराम से सोच करके देखो, मैं जो चीज बोल रहा हूँ, कॉपर बाय नेचर हम यूज करते हैं वो रिएक्टिव नहीं है। इसके कॉन्फ़िगरेशन से तो लग रहा है कि ये रिएक्टिव है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन राइट हुई कि रॉन्ग? रॉन्ग हुई जो कॉन्फ़िगरेशन वाली। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन वाली रॉन्ग हुई। तो इसमें हम क्या करते हैं? रीएडजस्टमेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन s का d में चला जाता है एंड दिस बिकम 3d10 4s1 and this is called exception of Aufbau. Guys, पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक। अब मैंने ये सारी बातें आपको ना कॉपर में बड़ी आसानी से समझा दी, क्योंकि कॉपर हमारी कॉमन लाइफ का पार्ट है, आपने देखा है, आपने यूज किया है। पर बहुत सारे ऐसे मेटल्स या एलिमेंट्स हैं जहां पर ये एक्सेप्शन आता है, तो ये एक्सेप्शन हमें करना पड़ता है याद। चलो अब मैं आपको क्रोमियम में दिखाता हूँ। आप सबने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये बाय द रूल आया होगा आपको, यही आया है बाय द रूल? यस यस सर। आपको कॉन्फ़िगरेशन देख करके लग रहा है कि इसको तो रिएक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी स्टेबल होता है, कॉन्फ़िगरेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है एंड बिकम 3d5 4s1। तो ये दोनों एलिमेंट पे इसीलिए मैंने हैशटैग लगाया था। ये दोनों कैसे हैं? ऑफबाउ के एक्सेप्शन। समझा? यस सर। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। इज इट क्लियर? यस। अब देखो, कॉपर को समझना आसान था, लेकिन क्रोमियम आपने कॉमन लाइफ में यूज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्रोमियम की प्रॉपर्टी भी कॉपर की तरह होती है। अब मैं कुछ और पूछता हूँ जो हैवी एलिमेंट्स हैं जिनके एक बारे। सेकंड, हाँ, आपने नहीं बताया कि आपने 3D और 4s का प्लेस क्यों स्विच किया? कोई फर्क नहीं पड़ता उस। अच्छा चलो देख लो, अभी उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी मैंने कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है आपको? हाँ सर। दिस बिलोंग टू थर्ड शेल एंड दिस बिलोंग्स टू फोर्थ शेल। अब आप बताओ आउटर मोस्ट कौन सा होगा? बोलिए। थर्ड आउटर मोस्ट कि फोर्थ आउटर मोस्ट होगा? एस वाला ना, 4s। हाँ, वही लिखा है देखो, 3d4s लिखा है। यहाँ पे भी वही कर दिया मैंने, देखो बाद में।
सर एक क्वेश्चन था, जैसे लाइक सिर्फ हाफ फील्ड नहीं क्यों, जैसे वो पूरा का पूरा 4s1 वाला भी 3d6 क्यों नहीं बन गया? और कहाँ नीचे पर? लाइक किस केस में बोल रहा हूँ सर क्रोमियम में। बेटा? 3d6 कैसे स्टेबल हो सकता है? आपके पास 6 होने से स्टेबल होता है क्या डी? डी के लिए स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा चेक करो। हाँ यस सर, लाइक वो तो मैं समझा, बट लाइक ऐसा ही क्योंकि लाइक हाफ फील्ड ही। हाफ फील्ड आउटर मोस्ट में होना चाहिए, बाकी के तो अंदर सब फुलफिल्ड हैं। चलो जरा मैं कुछ और केसेस आपको बताता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के समझना पड़ेगा, नहीं तो देखो याद तो करना ही पड़ेगा बाद में, एक्सेप्शंस हमारे लिए याद करने के लिए। कॉपर आपने लिख लिया, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के बारे में पता है हमको कैसे हैं बाय नेचर? रिएक्टिव हैं? अनरिएक्टिव है। रिएक्टिव। पक्का रिएक्टिव हैं? यस सर। यस सर। इस बात पर डाउट मत रखना कि ये रिएक्टिव हैं। आपको शायद पता है या नहीं, हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी क्यों पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी क्यों पहनते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर कोरोड नहीं होते। कोरोड नहीं होते? क्यों कोरोड नहीं होते? लो रिएक्टिविटी। हाँ, लो क्या, नो रिएक्टिविटी भी बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। अगर ये रिएक्टिव होते तो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर जाते और हमको नुकसान पहुंचाते। तो ऐसे मेटल्स ऑर्नामेंटल यूज में लिए जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, अब कॉपर का तो अभी अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था और एटॉमिक नंबर बता दिया था। सिल्वर और गोल्ड का किसी को पता है? 47, 79। 29, 47 और गोल्ड का कितना बताया आपने? 79। अब आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है? यस सर। प्लीज एक बार पीरियोडिक टेबल में ये देख करके बता दें, बाद में तो मैं सिखा ही दूंगा, अभी आपने सीखा नहीं है तो आपसे पूछ रहा हूँ इन तीनों की पोजीशन क्या है? ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं, एडजेसेंट हैं, ऊपर नीचे हैं, किस तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में आपको? सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में है ऊपर नीचे। यस सर। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि आपको बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, आपने अभी अभी कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जब मेहनत से लिखा था तो आपका आया था 3d9 4s2, यही आया था। बाद में हमने बोला ऐसा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और इट बिकम 3d10 4s1, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मेरा कहना क्या है कि हमें सिल्वर का एटॉमिक नंबर भी नहीं पता, गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी नहीं पता, नो प्रॉब्लम। आप हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछोगे, हम क्या बोलेंगे? ये जस्ट के नीचे है ना, तो अगर इसके लिए 3 आया तो इसके लिए क्या आएगा 4, इसके लिए क्या आएगा 5, यानी कि सीधे सीधे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं अगर, तो इसका 3d10 4s1 था तो सिल्वर का क्या होगा? समझ आया? हाँ यस सर। नहीं सर, लाइक ये वाला बहुत पसंद। भाई हमने ये बोला कि अगर इसके जस्ट नीचे है तो एक शेल ज्यादा होगा ना, या ऐसा समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट ही ऐसा है कि नीचे अगर आप बढ़ते हैं तो +1 +1 +1 होता चला जाता है। ये अगर 4th है तो ये 5th है तो ये 6th है। आपको डाउनवर्ड +1 करना होता है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना तो डाउनवर्ड +1 कर दीजिए, आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इट्स अ ट्रिक, समझे आप? यस सर समझा। तो इसका 3d10 4s1 था तो इसका कितना हो गया 4d10 5s1, इसका कितना हो गया 5d10 6s1। समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि ये तीनों ही आव-भाव के एक्सेप्शन हैं कि नहीं गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं पर अभी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम आपको लिखाते रहेंगे। हमने ऊपर एक क्रोमियम पढ़ा था, उसके अलावा 3 ये पढ़े हैं, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। पर आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई? यस सर। कॉन्फ़िगरेशन को मैं और वेरीफाई करा देता हूँ आपको। एक कॉपी करना होगा ना कुछ आपको अभी इसमें से? हाँ सर करना। अच्छा, मैं एक और ट्रिक वेरीफाई करा दूं पहले, उसके बाद लिख लेना।
अब मैं आपको एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, अब कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल आपके हाथ में है, आप चेक कर लें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये सब एक ग्रुप के मेंबर हैं या नहीं? देखो फटाफट से। यस सर। मैं आपको वो शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसमें अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं भी आता तो भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक, लिथियम का हमें पता है 3 होता है, 1s2 2s1 बराबर। यस सर। अब इसके बाद हम एकदम नया काम करने जा रहे हैं। हमने आपसे बोला जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे एक एक बढ़ता जाएगा नंबर। ठीक, अब ध्यान से देखो आप, इसका 2s1 था तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन 3s1, पोटेशियम का क्या आएगा 4s1, रुबिडियम का क्या आएगा 5s1। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा। इनमें से कुछ आपने लिखे थे उनको वेरीफाई करिए। सोडियम का देखिए 3s1 आया था कि नहीं आया था? आया था। पोटेशियम का 4s1 आया था कि नहीं आया था? यस सर। तो अब आप देखिए एक की जरूरत थी, बाकी सब हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कॉन्फ़िगरेशन की। इवन एटॉमिक नंबर नहीं पता तो भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हैं। समझ आया? यस सर। यस। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सब ट्रिक से ही करेंगे आगे। फिलहाल आप कॉपी कर ले। कहाँ से कॉपी करना था आपको? थोड़ा सा ऊपर से। स्टेबिलिटी। हाँ सर। चलो शुरू हो जाओ। सर तो क्रोमियम में जस्ट बिकॉज उसे स्टेबल करना था उसी वजह से डी फुल नहीं है ना? हाँ जी, टू अटेन, जब कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आएगा तो रीजन एक ही है, टू अटेन स्टेबिलिटी। यस सर। सर वो स्टेबिलिटी में आपने ND5 और क्या लिखा है? ND10 हाफ फिल्ड फुल। सर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड नहीं समझा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अच्छा हाँ समझा सर, हाँ समझा। हो गया? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर सबका लिख के होने के बाद क्या आप प्लीज वो लिथियम, क्लोरीन, सोडियम आपने जहाँ लिखवाए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ दिखा सकते हैं? मुझे क्रॉस चेक करना था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बोलो लिथियम का क्या है, मैं बोल देता हूँ। सर वो नहीं, सारे मुझे एक बार क्रॉस चेक करने थे। अच्छा उसी में से देखना है, रुक जाओ फिर। हो गया भाई सबका कॉपी? यस।
इसके आगे जो है आप हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मेट ऑफ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर्मेट ऑफ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये वेरीफाई कर लो, आपके आंसर्स आपको वेरीफाई करने थे। नेक्स्ट हेडिंग डाल के रखिएगा फॉर्मेट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे हम नेक्स्ट पे कराएंगे आपको। डन सर, थैंक यू। ओके बेटा, गाइस हेडिंग डाल दिया है ना आपने? यस चलो ओके गाइस, गुड बाय। सर मुझे डाउट से बोला था सर। सर सर कोई मतलब बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं क्या मैंने प्रैक्टिस के लिए? है अभी, लेकिन टाइम नहीं आया बुक रिकमेंड करने का। टाइम आएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा बुक के लिए। ओके सर। सर लाइक फॉर्मेट ऑफ क्या बोला, वापस बोलोगे क्या? पीरियोडिक टेबल। ओके सर। ठीक है चलो सर ओके मुझे गाइस। डाउट से अरे बोल ना। सर वो सर डीपीटीज में और दूसरा एक वर्कशीट में। अरे सर डीपीटीज में मुझे भी है। डीपीटीज में तो सॉल्यूशन भेजे थे आपको। डीपीटी में तो सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं ना। सर उनसे आई डोंट एग्री। तो तुम अभी काम करो ना, मैसेज कर दो, मैं आज देखता हूँ, करता हूँ रिप्लाई। सर मैंने लास्ट वीक किया था सर, मंडे को याद है सर, आपने बोला था लेक्चर में पूछ लेना। अब तुम भेजना से क्या कर रही थी? अब छोड़ दो, सुबह से लेक्चर ले रहे हैं, मैं करता हूँ तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देख करके, ठीक है? एक बार जरा उस पर सर आपके पास पहले ही है सर, पहले आपके पास व्हाट्सएप पे है। एक बार रिमाइंडर कर दो। अच्छा अच्छा ओके सर। चलो बाय। बाय सर।